तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप तक ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है तो प्लीज ओके टाइप कर दे चैट बॉक्स में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 7, जो कि बेस्ड है हमारा ईसीजीसी और एग्जिम बैंक, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी केस स्टडी फॉर्मेट में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो बीएफएम का एग्जामिनेशन हुआ था जून जून महीने में, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो एग्जिम बैंक के एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के बारे में है। आप सब रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एग्जिम बैंक क्या होता है, राइट? तो एग्जिम बैंक के बारे में आपको पता है दोस्तों ये क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है। एग्जिम बैंक के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। एग्जिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये करता क्या है? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की मदद करता है। फुल फॉर्म पता है ना आपको? एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है? एक्सपोर्टर इंपोर्टर की मदद करता है। दोस्तों क्वेश्चन यह है कि एबीसी एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी है, जो कि अपनी एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग लेना चाहती है। सिंपल सा सवाल है कि ये जो एबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट? और ये अपनी एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्टिविटी, देखिए यहाँ लिखा है, ये अपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए क्या लेना चाह रही है? फंडिंग लेना चाह रही है, राइट? तो अब क्या होता है कि इसके लिए वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के बारे में जानना चाहती है, राइट? तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि कंपनी को पता चला कि ये जो है एग्जिम बैंक मैनेज करती है, राइट? तो दोस्तों सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द फंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ईएमएफ मैनेज बाय द एग्जिम बैंक। अब देखिए ये तो पता है कि हाँ, जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है उसको एग्जिम बैंक मैनेज करता है, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आता है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक ही जगह से फंडेड है? यस या नो प्लीज बताइए। क्या लगता है दोस्तों, ये जो पैसा आता है ईएमएफ का, वो पैसा क्या एक ही जगह से फंडेड होता है? हाँ या ना प्लीज जवाब दीजिए। इज द अमाउंट फंडेड फ्रॉम ओनली वन प्लेस? मेरा सवाल यह है कि जो ईएमएफ को एग्जिम बैंक तो मैनेज करता है, ये तो हम जानते हैं, राइट? लेकिन इसका पैसा कहाँ से आता है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक ही जगह से फंडेड होता है? प्लीज टेल मी यस और नो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। दोस्तों आपका आंसर सही डायरेक्शन में है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा एक्चुअली क्या होता है कि जो ईएमएफ का जो फंडिंग स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसका पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, राइट? इसका सही जवाब है नो। जो पैसा ईएमएफ का आता है वो एक जगह से नहीं आता। अब जरा देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा कि इट इज फंडेड इंटायरली बाय द सिंगल वर्ल्ड बैंक लोन। क्या ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक लोन से फंडेड है? ऑप्शन बी कह रहा है क्या सिर्फ एग्जिम बैंक के अपने रिसोर्सेज से फंडेड है? ऑप्शन सी कह रहा है या फिर दोनों रिसोर्स से पैसा आता है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक लोन एंड एग्जिम बैंक ऑन फंड। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये इंटायरली जो है सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड करती है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ईएमएफ एक ही सोर्स से फंडेड होता है? बताइए। एबीसीडी में से जवाब दीजिए, अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? यस वेरी गुड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है कि देखिए ईएमएफ का फंडिंग मिक्स होता है, मतलब एक ही नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा सोर्स से पैसा आता है, राइट? तो ईएमएफ में जो पैसा आता है ना, वो वर्ल्ड बैंक के लोन से आता है, राइट? और प्लस ये एग्जिम बैंक के अपने फंड भी होते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि ज्यादा रिसोर्स मिलते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए, राइट? तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए आपको ज्यादा रिसोर्स मिलते हैं, और फिर क्या होता है जिससे एक्सपोर्टर को अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट? इट कंप्राइज कंपोनेंट फॉर मोर देन वन रिसोर्सेज। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट? तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड करेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टी सोर्स फंडिंग मॉडल यूज होता है। कैसा मॉडल यूज होता है? मल्टी सोर्स फंडिंग मॉडल, राइट? दिस इज कॉल्ड मल्टी सोर्स फंडिंग मॉडल, राइट? तो क्या आपको लगता है कि मल्टी सोर्स फंडिंग मॉडल से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंडिंग में? हाँ या ना बिल्कुल बताइए। देखिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी सोर्स फंडिंग मॉडल। सो डज दिस मल्टी सोर्स फंडिंग मॉडल इनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी? क्या इसके कारण से फ्लेक्सिबिलिटी आता है? प्लीज टाइप करिए यस और नो। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही पॉइंट है, राइट?
देखिए, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए फंड सिर्फ एक जगह से नहीं आते, बल्कि मल्टीपल सोर्स से आते हैं, जिससे एक्सपोर्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि बेसिकली ईवीडीएलपी लोन के बारे में है। तो पहले आपको पता है कि ये ईवीडीएलपी लोन क्या होता है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ईवीडीएलपी लोन? हाँ या ना बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ईवीडीएलपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है हमारा एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लोन प्रोग्राम। एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लोन प्रोग्राम, राइट। मतलब यह प्रोग्राम एक्सपोर्टर के वेंडर को स्ट्रांग बनाने के लिए है। अब क्वेश्चन यह है कि जो ग्लोबल टेक लिमिटेड है, राइट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है। यहाँ लिखा है ना, कैसा एक्सपोर्टर है? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है, जो कि अपने 40% कंपोनेंट, इनका जो 40% कंपोनेंट है ना, वो छोटे छोटे लोकल वेंडर से लेता है। अब देखिए, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, राइट। तो वो अपने एक्सपोर्ट डबल करना चाहता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो चाहता है कि चलो हम अपना एक्सपोर्ट भी डबल कर ले 2 साल में। लेकिन क्या होता है, लेकिन उनके वेंडर के पास एडवांस मशीनरी नहीं है। यहाँ लिखा है ना, दे लैक एडवांस मशीनरी, दे लैक टेक्निकल एक्सपर्टाइज। इसी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन में डिले हो जाता है, डिले हो रहा है। तो फिर क्या किया कि ईवीडीएलपी ने, ग्लोबल टेक ने ईवीडीएलपी लोन के लिए अप्लाई किया। समझ में आया दोस्तों सिनेरियो आपको क्या हो रहा है? बेसिक सा सवाल है। देखिए, सिंपल सा सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है, अपने 40% कंपोनेंट को लोकल वेंडर से सोर्स करता है, ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है, तो ये सोच रहा है क्यों ना हम अपना सप्लाई भी बढ़ा दें। सप्लाई बढ़ाने के लिए 2 साल का समय ले रहा है। तो वो इसको और दूसरी बात क्या है कि इनके वेंडर के पास मशीनरी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है। तो इसके लिए इसने क्या किया? ईवीडीएलपी लोन के लिए अप्लाई किया। अब सवाल यह है कि अब आपको सोचना है कि ईवीडीएलपी लोन किस काम के लिए यूज होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, वही का सवाल कर रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द ईवीडीएलपी लोन बेस्ट अलाइन विद द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कर रहा है दोस्तों कि ग्लोबल टेक की मार्केटिंग कंपेन को फंड करना यूरोप में, लिखा है ना, फाइनेंसिंग ग्लोबल टेक न्यू मार्केटिंग कंपेन इन यूरोप। ऑप्शन बी कर रहा है वेंडर के लिए ऑटोमेटेड मशीन खरीदना ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो। ऑप्शन सी कर रहा है वेयर हाउस एक्सपेंड करना फिनिश गुड्स के लिए। ऑप्शन डी कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव के लिए ट्रैवल एक्सपेंस कवर करना इंटरनेशनल ट्रेड समिट के लिए। तो बताइए ईवीडीएलपी लोन का बेस्ट यूज क्या होगा? बताइए दोस्तों, ए बी सी डी। इस प्रकार के सवाल आजकल एग्जामिनेशन में आते हैं, राइट। यू शुड नो अबाउट द ईवीडीएलपी लोन। प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईवीडीएलपी लोन। मार्केटिंग कंपेन को फंड करना, वेंडर के लिए ऑटोमेटेड मशीन खरीदना, वेयरहाउस फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, और लास्टली कह रहा है कि ट्रेवल एक्सपेंस को करना। बताइए एबीसीडी कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही आसान सवाल है, प्लीज टाइप करें अपना रिस्पॉन्स। यस, वेरी गुड। यस दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईवीडीएलपी लोन मार्केटिंग कंपेन के लिए दिया जाएगा? हाँ या ना बताइए। दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राइट। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों ईवीडीएलपी लोन का मेन पर्पस होता है वेंडर को स्ट्रॉन्ग करना। ईवीडीएलपी लोन का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो वेंडर है ना, इन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, राइट, ना कि एक्सपोर्टर के मार्केटिंग में हेल्प करना, राइट। तो आपको क्या लगता है वेयर हाउस एक्सपेंड करना ईवीडीएलपी लोन के अंदर आएगा? ये भी नहीं आएगा। वेयर हाउस एक्सपेंशन भी ईवीडीएलपी लोन के अंदर नहीं आता है, राइट। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो एग्जीक्यूटिव का जो ट्रेवल एक्सपेंस है, वो भी एलिजिबल नहीं है। तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इसका मेन पर्पस यही है कि वेंडर के लिए ऑटोमेटेड असेंबली मशीन खरीदना, जिससे वेंडर की प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव कर सके। क्या आपको दोस्तों ये बातें समझ में आ गई? क्या आपको लगता है कि वेंडर डेवलपमेंट से एक्सपोर्टर का फायदा होता है? प्लीज बताइए हाँ या ना। डू यू थिंक दैट because of the vendor development exporter it is beneficial to exporter? What do you think? Yes or no? Yes, आप सही सोच रहे हैं दोस्तों कि ईवीडीएलपी लोन, देखिए वेंडर जब स्ट्रांग होगा ना, तब एक्सपोर्टर भी अपना बिजनेस अच्छे से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि जो वेंडर है, जहां से एक्सपोर्टर परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल को, वो वेंडर जो है वो स्ट्रांग बने, राइट। तो ईवीडीएलपी लोन का मेन फोकस, मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया, फुल फॉर्म भी एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लोन प्रोग्राम। दोस्तों ईवीडीएलपी लोन का मेन फोकस होता है बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करना। यहाँ पे आप कीवर्ड देखेंगे, आपको बुक में दिखेगा स्ट्रेंथनिंग द बैकवर्ड लिंकेज, यानी बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत बनाना, मतलब अपने सप्लायर को अपग्रेड करना ताकि पूरा सप्लाई चेन एफिशिएंट हो जाए।
बताइए समझ में आया दोस्तों? यदि समझ में आया तो प्लीज यह स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। ईवीडीएलपी का क्या रोल है हमने भी समझा। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज यस टाइप कर दें। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडे सेशन। तो दिस इज अनदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आरबीआई रिटर्न के बेसिस पे है, राइट। थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। सबसे पहले क्या आपको पता है कि बैंक को आरबीआई को कुछ रिपोर्ट देनी होती है? बिल्कुल पता होगा, राइट। देखिए बिल्कुल सही है। बैंक को क्या होता है कि बैंक को अपनी फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में आरबीआई को रेगुलर रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ये बैंक है, और बैंक किसे रिपोर्ट देगा? आरबीआई को रिपोर्ट देगा। किसके बारे में? अपने इंटरनेशनल बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में, अपने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, राइट। आरबीआई को रिपोर्ट देगा ताकि सब कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंट रहे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रिपोर्ट के नाम है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप देखिए, फेटर्स हो गया, फेमिस हो गया, आईबीएस हो गया, ईसीबी2 हो गया। ये सब के सब रिपोर्ट के नाम है। क्वेश्चन यही कर रहा है कि बैंक अल्फा है, जो कि एक एडी बैंक है, राइट। ये बहुत सारे आरबीआई रिटर्न को मैनेज करता है। इसमें इसका डेली फॉरेक्स डीलिंग, पीरियोडिक रेमिटेंस, ये सभी चीजें आती हैं। और बैंक के जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर हैं वो फ्रीक्वेंसी को रिव्यू कर रहे हैं, जिनसे जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सभी डेटा को सबमिट करना है। देखिए ये सभी फॉर्म के नाम आपको दिए गए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो सवाल ये कर रहा है कि ये सभी फॉर्म है, जैसे फेटर्स 2 देख सकते हैं आप, फेमिस दे सकते हैं, आईबीएस दे सकते हैं, ईसीबी2 दे सकते हैं। आपको पता है कि जून में ना इसके बेसिस पे एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आया था। सेम आपको मैं बता दूं कि जून का जो एग्जामिनेशन हमारा हुआ था दोस्तों, उसमें ये जो हमारे फॉर्म है ना आरबीआई, इसको बोलते हैं हम लोग आरबीआई रिटर्न फॉर्म। दोस्तों इस पे एक आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आया था। तो आपको ये सभी फॉर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आपको गेस करना है कि इन रिपोर्ट को बैंक कितनी बार आरबीआई को सबमिट करता है, राइट। यानी सबमिटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जरा ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि फेटर को मंथली करना है, फेमिस को डेली करना है, आईबीएस को क्वार्टरली करना है, और ईसीबी2 को एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे करना है। बी कर रहा है कि फेटर को फोर्टनाइटली करना है, फेमिस को डेली करना है, आईबीएस को क्वार्टरली करना है, और ईसीबी2 को एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे करना है। सी कर रहा है फेटर को डेली करो, फेमिस को फोर्टनाइटली करो, आईबीएस को मंथली करो, और ईसीबी2 को एनुअली करो। और डी कर रहा है कि फेटर को क्वार्टरली करो, फेमिस को मंथली, आईबीएस फोर्टनाइटली, एंड ईसीबी2 एक्चुअल ट्रांजेक्शन। क्या लगता है आपको, क्या फेटर रिपोर्ट हर महीने दी जाती है? पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फेटर से, बताइए हाँ या ना। क्या फेटर रिपोर्ट हर मंथ दी जाती है? यस या नो, प्लीज टेल मी, राइट। तो दोस्तों आपको ये सभी रिपोर्ट्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो फेटर रिपोर्ट थोड़ी और फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फोर्टनाइटली दी जाती है, राइट। तो याद रखिएगा, ऐप से फेटर, ऐप से फोर्टनाइटली, राइट। फेटर रिपोर्ट जो होती है वो फोर्टनाइटली दी जाती है। ये एडी बैंक जो है वो आरबीआई को सबमिट करते हैं, राइट। अच्छा, फेमिस की बात कर ले तो, यदि हम बात करें फेमिस की, क्या वो डेली सबमिट होता है? बताइए हाँ या ना। क्या फेमिस रिपोर्ट डेली सबमिट होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप दोस्तों। फेमिस रिपोर्ट डेली सबमिट होता है। फेमिस कैसे सबमिट होगा? डेली सबमिट होगा, राइट। क्योंकि दोस्तों फेमिस जो होता है ना, वो फॉरेक्स डीलिंग रूम का डेटा सेंड करता है। ये क्या भेजता है कि जो हमारा फॉरेक्स डीलिंग रूम है ना, हमारा जो फॉरेक्स डीलिंग रूम है, इसका डेटा भेजता है, राइट। तो इसका डेटा आपको डेली भेजना पड़ेगा, समझे बात को। अच्छा, अब आईबीएस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आईबीएस रिपोर्ट। बताइए क्या आईबीएस रिपोर्ट क्वार्टरली दी जाती है? डज वी सेंड आईपीएस रिपोर्ट क्वार्टरली या मंथली? कैसे भेजते हैं आईबीएस रिपोर्ट? क्वार्टरली भेजेंगे या मंथली भेजेंगे? प्लीज टाइप करें, राइट। क्या आपको आईबीएस रिपोर्ट क्वार्टरली दी जाती है या मंथली जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आईबीएस रिपोर्ट क्वार्टरली दी जाती है, हर एक 3 महीने में दी जाती है। और बताइए ईसीबी2 के बारे में क्या जानते हैं? ईसीबी2 कैसे दी जाती है? ईसीबी2, क्या वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होने पे रिपोर्ट किया जाता है, हाँ या ना? ईसीबी2 समझते हैं ना? ईसीबी क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आप जानते होंगे ईसीबी2 के बारे में, राइट। चलिए एक जवाब आया है, ऑप्शन भी आप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों ईसीबी2 होता है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होगा ना, तब हमारा ईसीबी2 रिपोर्ट सबमिट करना होता है, राइट। तो करने का मतलब कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे होता है। तो जरा देखिए, तो हमने क्या सीखा कि जो फेटर होता है वो फोर्टनाइटली बेसिस पे होगा, जो फेमिस होगा वो डेली बेसिस पे होगा, जो आईबीएस होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा, और जो ईसीबी2 पे होगा वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन बेसिस पे होगा। तो जरा कौन सा ऑप्शन सही है? ए की बात कर ले तो फेटर को मंथली कर रहा है, गलत है। बी की बात कर ले तो फेटर को फोर्टनाइटली कर रहा है।
फेमिस को डेली कर रहा है, आईबीएस को क्वार्टरली कर रहा है, ईसीबी2 को एक्चुअल ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी गुड, राइट। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वेरी नाइस, राइट। देखिए सिंपल सी बात यह है कि आरबीआई को हर एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए होती है, राइट। रिपोर्ट करना होता है ताकि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके। बैंक ये सभी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करती है, वो भी एज पर इट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, राइट। समझ में आया दोस्तों? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर, यदि आपको क्लियर नहीं है। और यदि नहीं क्लियर है तो अपना सवाल पूछिए, कुछ भी आपको क्वेश्चन है, यू कैन रेज द क्वेश्चन राइट नाउ, राइट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या उसकी सबमिटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए सिंपल सी बात है, आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। इसमें इंटरनेशनल एसेट्स एंड लायबिलिटी की जानकारी दी जाती है। फिर फैटर होता है हमारा आर रिटर्न, ये जो है बैंक वाइड रिटर्न होता है फोर्टनाइटली डेटा का फॉरेक्स ऑपरेशन पे। फेमिस जो है डेली डेटा कैप्चर करता है फॉरेक्स डीलिंग पे। और ईसीबी2 जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो भी होता है, जैसे जैसे ही होगा तुरंत इसको रिपोर्ट करना होता है। ये सभी रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप प्रीवियस क्वेश्चन कंसेप्ट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन केस स्टडी, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों ये फेमा गाइडलाइंस रिलेटेड टू पर्सनल रेमिटेंस से सवाल है। मतलब जब आप अपना पैसा अब्रोड भेजते हैं तो आपकी पर्सनल जरूरत के लिए क्या चीज है। देखिए सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपको पता है कि फेमा का मतलब क्या होता है? आई थिंक यू नो वेरी वेल। फेमा होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट। तो दोस्तों यह एक्ट भारत के फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है ताकि सब कुछ लीगल रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। ये तो आपको पता ही है। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि मिस्टर शर्मा एक भारतीय निवासी है, लिखा है ना, ही इज एन इंडियन रेसिडेंट, जो पैसा भेजना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? वो पैसा भेजना चाहते हैं, कहाँ? विदेश में, राइट। तो और क्या करना चाहते हैं कि वो अपने दोस्त को, वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर पैसा भेजना चाहते हैं। वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में को डोनेट करना चाहते हैं, और एक इंटरनेशनल मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए भी पेमेंट करना चाहते हैं, समझे? तो और उनका जो रेमिटेंस रिक्वेस्ट है वो प्रिस्क्राइब लिमिट के लाइन में है। तो जो बैंक के कॉम्प्लायंस ऑफिसर है ना, वो वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सभी ट्रांजेक्शन फेमा के रेगुलेशन को अडेयर करते हैं। तो सवाल यह है कि फेमा के हिसाब से मिस्टर शर्मा की ये सारी रेमिटेंस अलाउड है या नहीं अलाउड है, और उनकी लिमिट क्या है, राइट। तो देखिए यही सवाल है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं क्वेश्चन। तो दोस्तों समझ में आया क्या क्या ये तीन चीज करना चाह रहे हैं? पहला कि वो मॉनेटरी गिफ्ट दोस्त को भेजना चाह रहे हैं, वो डोनेशन करना चाह रहे हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटरनेशनल मैगजीन को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, राइट। तो क्या फेमा के हिसाब से मिस्टर शर्मा की ये सारी रेमिटेंस अलाउड है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि गिफ्ट और डोनेशन दोनों अलाउड है $2.5 लाख तक। देखिए ना, कर रहा है ना कि गिफ्ट और डोनेशन दोनों अलाउड है $2.5 लाख तक। मैगजीन सब्सक्रिप्शन अलाउड है अगर बैंड नहीं हो तो, और कंसल्टेंसी सर्विस के फिक्स लिमिट है। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है कि गिफ्ट और डोनेशन अलाउड है $2.5 लाख 1 साल तक। मैगजीन सब्सक्रिप्शन अलाउड है अगर बैंड नहीं हो, और कंसल्टेंसी सर्विस का अलग लिमिट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $10 मिलियन तक, और बाकी प्रोजेक्ट के लिए $1 लाख तक। ऑप्शन सी कह रहा है कि गिफ्ट अनलिमिटेड है, लिखा है ना, रेमिटेंस फॉर गिफ्ट और अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब गिफ्ट अनलिमिटेड है, डोनेशन लिमिटेड है $1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, और मैगजीन सब्सक्रिप्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्ड एट $10 मिलियन। ऑप्शन डी कर रहा है कि गिफ्ट और डोनेशन सिर्फ क्लोज रिलेटिव के लिए अलाउड है, मैगजीन सब्सक्रिप्शन और कंसल्टेंसी की कोई लिमिट नहीं है। बताइए कौन सा चीज लिमिटेड है, कौन सा चीज लिमिटेड नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक, ए बी सी और डी? क्या आपको लगता है कि गिफ्ट के लिए कोई लिमिट होती है, हाँ या ना? चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज एनी लिमिट फॉर द गिफ्ट? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। क्या आपको लगता है कि गिफ्ट के लिए कोई लिमिट है, हाँ या ना? दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हाँ बिल्कुल लिमिट है। देखिए फेमा क्या कहता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $2.5 लाख तक, फेमा यही कहता है, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $2.5 लाख तक के गिफ्ट दे सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो दोस्त हो या वो रिलेटिव हो, समझे? अच्छा तो ये तो समझ में आ गया। अब जरा डोनेशन की बताइए तो, डोनेशन की क्या कोई लिमिट होती है क्या? क्या कोई डोनेशन की कोई लिमिट होती है क्या? वो भी $2.5 लाख तक सीमित है, हाँ या ना?
प्लीज टाइप करें। यदि आपको लगता है कि डोनेशन की लिमिट होती है तो यस टाइप करें। यदि आपको लगता है कि डोनेशन की कोई लिमिट नहीं होती है तो नो टाइप करें प्लीज। व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों देखिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डोनेशन की भी सेम लिमिट है। कितनी? $2.5 लाख। डोनेशन ऑल्सो हैज द सेम लिमिट। व्हाट इज द लिमिट फॉर डोनेशन? इट इज $2.5 लाख, राइट। डोनेशन की भी वही लिमिट है, $2.5 लाख की लिमिट है, राइट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैगजीन सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैगजीन सब्सक्रिप्शन? बताइए तो, क्या यह भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अलाउड है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सेट आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बुक में तो बस थ्योरी दिया हुआ है, और हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए आपको केस स्टडी फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि जब आप इन्वॉल्व होंगे ना क्वेश्चन के साथ, तब दोस्तों आपको चीजें दिमाग में बैठेंगी। इसीलिए मैं बार बार आपके साथ यस नो क्वेश्चन पूछता हूं बीच में, ताकि आप क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व हो, राइट। आप खुद से सोचें, और जब एग्जामिनेशन में इस प्रकार के सवाल आए तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे पाए। तो ये हमारा कॉन्फिडेंट बूस्टिंग सेशन होता है। ये जो हमारा लाइव सेशन होता है ना, इसमें जो सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको केस स्टडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बताइए दोस्तों, मैगजीन सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या 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 कहना है आपका? क्या यह बिना किसी रेस्ट्रिक्शन का अलाउड है, हाँ या ना? बताइए। क्या आपको, यदि आपको लगता है कि मैगजीन सब्सक्रिप्शन बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अलाउड है तो यस टाइप कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं अलाउड है तो नो टाइप कीजिए। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखिए, मैगजीन सब्सक्रिप्शन अलाउड है, लेकिन सिर्फ उन मैगजीन के लिए जो बैंड या प्रोस्क्राइब लिस्ट में ना हो। देखिए, एक होता है हमारा प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट, तो जो कुछ मैगजीन ऐसे होते हैं ना जो इस लिस्ट में नहीं होते हैं, तो उनको ही हमें लेना है। हाँ, आप जरा कंसल्टेंसी सर्विस की बात कर लें। लास्ट है हमारा कंसल्टेंसी सर्विस। दोस्तों, कंसल्टेंसी सर्विस के लिए क्या लिमिट है? व्हाट इज द लिमिट फॉर कंसल्टेंसी सर्विस? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कोई अलग लिमिट होती है, हाँ या ना? बताइए। इज देयर एनी सेपरेट लिमिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? प्लीज लेट मी नो। व्हाट डू यू थिंक? दोस्तों सही से आप सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लिमिट अलग है। इनका जो लिमिट होता है ना, वो $10 मिलियन होता है। कितना होता है? $10 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। ये याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो लिमिट होता है वो $10 मिलियन पर पर प्रोजेक्ट होता है। इट इज $10 मिलियन पर प्रोजेक्ट। और बाकी प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी लिमिट कम होती है, जो कि है $1 लाख पर प्रोजेक्ट। तो क्या जवाब है आपका? व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? प्लीज लेट मी नो। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? ओके। हाँ, देखिए दोस्तों, आपका सही से सोच रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, राइट। सिंपल भाषा में सुनिए कि जो गिफ्ट होते हैं और जो डोनेशन होते हैं उनके लिए 2.5 लाख लिमिट होता है। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिंपल सा चीज है कि जो गिफ्ट होते हैं ना, चाहे वो गिफ्ट हो चाहे वो डोनेशन हो, दोनों का जो लिमिट है वो $2.5 लाख पर रेमिटर, पर डोनर, पर ईयर। समझे? अच्छा, मैगजीन सब्सक्रिप्शन अलाउड है, कंडीशन यही है कि वो बैंड या प्रोस्क्राइब लिस्ट पे ना हो। और कंसल्टेंसी सर्विस की यदि बात कर लें, तो कंसल्टेंसी सर्विस के लिए लिमिट अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का टाइप क्या है। दैट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टाइप। ठीक है? जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि $1 मिलियन तक का है, और बाकी सर्विसेज के लिए $1 लाख का है। बताइए, क्लियर है? समझ में आ गया तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिंपल टर्म में डिस्कस करेंगे, राइट। किसकी कितनी लिमिट है, ये चीजें हमें इस क्वेश्चन से क्लियर होती हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। दिस इज अनदर काइंड ऑफ case study based question. Now let's understand this particular question, what this question is all about. तो फ्रेंड, सवाल ये कर रहा है कि जो ओमनी कॉर्प है, राइट। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बेसिकली हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरबीआई के ओडीआई गाइडलाइन से रिलेटेड है। ओडीआई समझते हैं ना, राइट। तो सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन है कि आपको पता है कि ओडीआई का क्या मतलब है? बताइए तो जरा, फुल फॉर्म क्या होता है ओडीआई का? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीआई? क्योंकि दोस्तों दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू ओडीआई। यू नो व्हाट इज ओडीआई? बेसिकली ओडीआई होता है हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, right? The full form of ODI is overseas direct investment, right? तो दोस्तों सवाल यह है कि ओमनी कॉर्प, राइट, ओमनी कॉर्प जो कि एक बड़ी भारतीय कंपनी है, बड़ी इंडियन कंपनी है, राइट। वो बेसिकली दो और इंडियन पार्टनर के साथ मिलके ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहती है। लिखा है ना कि वो दो दूसरे इंडियन पार्टनर के साथ मिलके कहां इन्वेस्ट करना चाह रही है? ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट करना चाह रही है। उन्होंने अपना ओडीआई एप्लीकेशन जो है
डेजिग्नेटेड ब्रांच को दिया, लिखा है ना कि जो डेजिग्नेटेड ब्रांच है उसको उसने अपना ओडीआई फॉर्म सबमिट किया, राइट। चलिए यहां तक तो क्लियर है, लेकिन ऑफिसर ने देखा, क्या देखा ऑफिसर ने? ऑफिसर ने देखा कि फॉर्म जो है सिर्फ ओमनी कॉर्प के ऑथराइज पर्सन ने साइन किया है। क्या लिखा है कि ऑफिसर ने देखा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल ओमनी कॉर्प के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया है, बाकी दो पार्टनर ने साइन ही नहीं किया। क्योंकि दोस्तों ये तरह का ज्वाइंट वेंचर है ना, ज्वाइंट वेंचर किसी से बीच है? ओमनी कॉर्प के बीच है और दो इंडियन पार्टनर के बीच है। बस दिक्कत क्या हुआ कि साइन केवल ओमनी कॉर्प के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है, बल्कि दूसरे दो पार्टनर का साइन ही नहीं है। अब जरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, इन्होंने अपना बिल्कुल इन्होंने अपना ओडीआई एप्लीकेशन फॉर्म डेजिग्नेटेड ब्रांच को दिया, लेकिन ऑफिसर ने देखा कि फॉर्म सिर्फ ओमनी कॉर्प के ऑथराइज पर्सन ने ही साइन किया है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक सिग्नेचर से एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ या ना? प्लीज टाइप करें। तो सवाल यही कह रहा है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन ऑन ओडीआई ट्रांजेक्शन व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन? ऑप्शन ए, एक्सेप्ट द एप्लीकेशन सिंस ओनली वन सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी, रिक्वेस्ट दैट एप्लीकेशन बी रीसबमिटेड with the form signed jointly by all the investing Indian partner. Option C, process the application as it is and later obtain the missing signature in the supplementary document. Option D, forward the application to the regulatory department for further review. क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ऑफिसर को एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर वापस सिग्नेचर करा के रीसबमिट के लिए कहना चाहिए? ए और बी, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लगता है? यस, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, राइट, यस, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एप्लीकेशन को वापस भेजना चाहिए और सब पार्टीज के सिग्नेचर लेना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों आरबीआई को फुल कॉम्प्लायंस चाहिए, आरबीआई नीड फुल कॉम्प्लायंस। रिमेंबर द कीवर्ड, व्हाट आरबीआई नीड? आरबीआई रिक्वायर्ड फुल कॉम्प्लायंस, राइट, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। आरबीआई पूरा कॉम्प्लायंस चाहती है ताकि बाद में वो दो पार्टनर ये ना बोले कि हमसे तो कंसेंट लिया ही नहीं गया ये ओडीआई को ओपन करने के लिए, राइट। एक 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 आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि मल्टीपल सिग्नेचर से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, हाँ या ना? मल्टीपल सिग्नेचर से क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? यस, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि ज्वाइंट वेंचर में सभी इन्वेस्टर की परमिशन जरूरी होती है एप्लीकेशन में। बताइए, क्लियर है कंसेप्ट? राइट, देखिए, बस ये याद रखिएगा कि ओडीआई एप्लीकेशन के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जो भी ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट वेंचर है उनमें सभी पार्टनर के साइन की आवश्यकता है। बताइए, क्लियर है कंसेप्ट? आई होप इट इज क्लियर नाउ। आइए एक और सवाल को देखते हैं, ये भी ओडीआई से रिलेटेड है। एक बार जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या आपसे पूछा जा रहा है। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यस अभिषेक, वेरी गुड, करेक्ट। बिना उसका डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट ही नहीं होगा, राइट। सभी के साइन रिक्वायरमेंट होते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आजकल का जो पैटर्न है ना बीएफएम का, वो इसी प्रकार का पैटर्न है। वो आप जमाना गया जब वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे, अब वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो चेक करते हैं आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यह एक्सपोर्ट फाइनेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरबीआई रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड पे। सबसे पहले क्या आपको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, हाँ या ना? प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, हाँ या ना? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसी पे बेस्ड है। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। ओके, कोई बात नहीं। आइए इसको समझते हैं, आइए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड को समझते हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आप अपने एक्सपोर्ट के पैसे को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन। ये वर्ड कुछ नया आपको लग रहा होगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप मान लीजिए एक्सपोर्टर हैं, राइट, और आपका जो एक्सपोर्ट का पैसा है, आपका जो एक्सपोर्ट का पैसा है उसको आप क्या कहाँ लगा रहे हैं, उसको आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, समझे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। मतलब एक्सपोर्ट का पैसा को आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में जब लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। क्लियर है? अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, यहां पे देखिए एग्जांपल के तौर पर, यहां पे हमारा बीटा एक्सपोर्ट है, राइट।
तो बीटा एक्सपोर्ट ने अपने गुड ओवरसीज शिप कर दिए हैं, लिखा है दे हैव शिप्ड द गुड ओवरसीज। अब क्या हुआ, इन्होंने गुड्स तो ओवरसीज शिप कर दिया, अब वो अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड को ओडीआई में लगाना चाहते हैं, लिखा है ना दे आर प्लानिंग टू चैनल द एक्सपोर्ट प्रोसीड इनटू ओडीआई। व्हाट इज ओडीआई? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आरबीआई के हिसाब से बीटा एक्सपोर्ट को क्या करना चाहिए ताकि वो रेगुलेशन का, राइट, तो सवाल यही है कि आरबीआई के हिसाब से बीटा एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए ताकि वो रेगुलेशन का प्लान करे, राइट, तो वही कर रहा है ना, द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ कस्टम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस related to the shipment and is ready to report the capitalization of the export proceed। सवाल यही कर रहा है which of the following action should beta export take to ensure compliance with the RBI regulation। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन को एक बार देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन ही क्या कर रहा है दोस्तों कि फॉर्म ओडीए में कैपिटलाइजेशन डिटेल देना डेजिग्नेटेड एडी को। क्या कर रहा है, एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म ओडीए, मतलब बीटा एक्सपोर्ट को फॉर्म ओडीए में कैपिटलाइजेशन डिटेल जो है एडी को देना है। एडी क्या होता है? ऑथराइज डीलर होता है, राइट, और 15 दिन के अंदर कस्टम सर्टिफाइड इनवॉइस कॉपी आरबीआई को भेजना है। ये कर रहा है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कर रहा है कि फॉर्म ओडीआई ट्रिप्लिकेट में सबमिट करना फॉर्म ए2 के साथ और इनवॉइस कॉपी आरबीआई को नहीं भेजना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी कर रहा है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड ओवर ड्यू होने तक वेट करना, फिर रेट्रोएक्टिव, यहां देखिए लिखा है फिर, मतलब एक्सपोर्ट प्रोसीड, ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड ओवर ड्यू होने तक वेट करना, फिर रेट्रोएक्टिव अप्रूवल के लिए आरबीआई को एप्लीकेशन भेजना, और ऑप्शन डी कर रहा है सिर्फ इनवॉइस कॉपी आरबीआई को भेजना, कैपिटलाइजेशन डिटेल इंटरनली रखना। अब सोचिए, क्या बीटा एक्सपोर्ट को इनवॉइस कॉपी आरबीआई को समय पर भेजनी चाहिए, हाँ या ना, प्लीज बताइए। क्या बीटा एक्सपोर्ट को इनवॉइस कॉपी आरबीआई को समय पर भेजनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। इनवॉइस कॉपी कस्टम सर्टिफाइड, देखिए इनवॉइस कॉपी जो है ना उसको कस्टम सर्टिफाइड फॉर्म में 15 दिन के अंदर आरबीआई को भेजनी होती है। तो जो भी हमारा इनवॉइस कॉपी है उसको कस्टम सर्टिफाइड, उसका एक कस्टम के द्वारा एक सर्टिफाइड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में 15 दिन के अंदर भेजनी होती है। अच्छा, और कैपिटलाइजेशन डिटेल क्या वो डेजिग्नेटेड एडी को देना जरूरी होता है, हाँ या ना? तो एक बात तो क्लियर है कि हाँ, बीटा एक्सपोर्ट को इनवॉइस कॉपी आरबीआई को 15 दिन के अंदर भेजना है, वो भी कस्टम सर्टिफाइड फॉर्मेट में। अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या कैपिटलाइजेशन की डिटेल डेजिग्नेटेड एडी को देनी जरूरी होती है, हाँ या ना, प्लीज बताइए। क्या लगता है दोस्तों, क्या कैपिटलाइजेशन डिटेल देनी जरूरी होती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल देनी होती है। और उसके लिए जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फॉर्म ओडीए। क्या बोलते हैं? फॉर्म ओडीए, राइट, फॉर्म ओडीए में देना होता है। तो आप बताइए तो सही जवाब क्या है एबीसीडी में से? आपको मैंने दोनों चीज समझा दिया दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, आप लोग का सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइट। ये दोनों चीजें, फाइनेंशियल डिटेल और सपोर्टिंग इनवॉइस, दोनों सबमिट करना आरबीआई के रूल है ताकि ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस बनी रहे। क्या आपको लगता है कि टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना इंपॉर्टेंट है बैंकिंग कंप्लायंस के लिए, हाँ या ना, बताइए। बिल्कुल दोस्तों, टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी होता है ताकि पेनल्टी से आप बच सकें, राइट। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रोसीड का कैपिटलाइजेशन करते वक्त फॉर्म ओडीए और कस्टम सर्टिफाइड इनवॉइस आरबीआई को समय से देना होता है। और कैपिटलाइजेशन का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। कैपिटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब आप अपने एक्सपोर्ट के पैसे को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। यदि क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। प्लीज बताइए कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर और नॉट? प्लीज लेट मी नो। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, यस आई हैव हर्ड द क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज देयर एनी कैप? सो द क्वेश्चन इज देयर एनी कैप फॉर द एक्सपोर्टर इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड? देखिए, एज सच कोई जनरली स्पेसिफिक कैप नहीं आरबीआई ने इंपोज किया है या फेमा रेगुलेशन में लिखा है एक्सपोर्ट प्रोसीड में, लेकिन बस यही है
कि ऐसा कोई कैप नहीं है, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, राइट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटलाइजेशन हो रहा है ना, वो आपके रेगुलेशन के कॉम्प्लायंस में हो, कोई अपर लिमिट नहीं है, राइट। तो जो टाइम लिमिट है बस वो ध्यान रखना है, ऐसे कोई अपर लिमिट नहीं है, राइट। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अगेन दिस इज रिलेटेड टू द ओडीआई। ये भी हमारे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। The question is, basically ओके, सो वन क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द पेनल्टी। यस, देखिए एज सच इसके यदि पेनल्टी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पेनल्टी इफ एक्सपोर्टर सबमिट आफ्टर 15 डेज, तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको पता ही है कि 15 दिन का होता है इसका, राइट। टेक्निकली 15 डेज इंटरनल बैंकिंग टाइमलाइन है, राइट। और यदि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है यदि इसका कुछ जो जो रीजन है। पहले तो आपको यदि मान लीजिए डिले हो रहा है कैपिटलाइजेशन में, तो पहले आपको सफिशिएंट टाइम देती है कि चलो आप अपना रीजन बताओ क्यों डिले हो रहा है। यदि उसको रीजनेबल लगता है, इफ आरबीआई थिंक दैट द रीजन इज जस्टिफाइबल, देन इट अलाउ द एक्सटेंशन आल्सो, राइट। लेकिन आपके जो बीएफएम के मैकमिलन बुक है ना, इसमें स्पेसिफिकली इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि कितना एक्सटेंशन अलाउड है या कितना पेनल्टी अलाउड है, राइट। हाँ, लेकिन एक्सटेंशन पीरियड दिया जाता है, राइट। तो ऐसा पेनल्टी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है आपके बुक में। और इसके लिए आपको आपका जो एडवांस फॉरेन एक्सचेंज देखना होगा उसके लिए। तो एक सेक्शन 13 होता है आपका, फेमा का सेक्शन नंबर 13 है। उसमें कहा गया है कि पेनल्टी जो है ना 3 टाइम्स हो सकता है अमाउंट इन्वॉल्व का, यदि आप ज्यादा डिले करेंगे, यदि आप जो रीजन दे रहे हैं उस वो आरबीआई को जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। तो ये एक तरह का फेमा का रूल का कॉन्ट्रावेंशन है। तो जो सेक्शन नंबर 13 होता है, सेक्शन 13 जो फेमा एक्ट का है, उसमें कहा जा रहा है कि पेनल्टी जो है, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स तक जा सकता है, या 2 लाख तक जा सकता है, जो भी हायर हो, समझे। तो 15 दिन के आफ्टर सबमिट करेंगे, तो यदि आपका रीजन, आप जो रीजन दे रहे हैं वो रीजनेबल है, तब तो अलाउ करती है, लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं है, तब वो आपको पेनल्टी लगता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। So the next question that we have is regarding the XYZ industry, right? So have a look at the question. तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओडीआई के बारे में है। ओडीआई का मीनिंग तो आपको मैंने बता ही दिया, दैट इज द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो जब इंडियन कंपनी अपना पैसा फॉरेन सब्सिडी या ज्वाइंट वेंचर में लगाती है, इसी को हम लोग ओडीआई बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल है, जो XYZ इंडस्ट्री है ना, इसने अपना पहला होल्ली ऑन सब्सिडी, इसने अपना पहला डब्ल्यूएस यानी होल्ली ऑन सब्सिडरी जो था, वो कहां सेटअप किया, ओवरसीज में सेटअप किया, समझे। उन्होंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्म ओडीआई डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर को सबमिट किया, लिखा है ना, द कंपनी सबमिट फॉर्म ओडीआई टू डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल इन द पार्ट 1, समझे। और इन्होंने अपना पहला डब्ल्यूएस सबमिट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसका कैपिटल स्ट्रक्चर था, ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन थी, नेसेसरी डिक्लेरेशन था। तो फ्रेंड्स सवाल यह है कि अगर XYZ इंडस्ट्री और पैसा इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या करना चाहिए, समझे। वो चाह रही है कि हम कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लिखा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों सवाल है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप फॉर XYZ इंडस्ट्री बिफोर मेकिंग एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज सब्सिडरी। यानी दोस्तों, यदि XYZ इंडस्ट्री और पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है ओडीआई में, तो क्या करे। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीधा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि इनिशियल फॉर्म कवर करता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन। बी कह रहा है आरबीआई से यूआईएन ले लो, यूआईएन होता है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आरबीआई से यूआईएन का इंतजार करो और उस यूआईएन को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में मेंशन करो। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो ओडीआई फॉर्म होता है उसका पार्ट 1 को अपडेट करो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के डिटेल के साथ। और ऑप्शन डी कह रहा है हर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए नया फॉर्म ओडीआई सबमिट करो। बताइए दोस्तों, अब सोचिए, क्या आपको लगता है इनिशियल फॉर्म भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सफिशियंट होगा, हाँ या ना, प्लीज बताइए। क्या आपको लगता है कि जो हमने इनिशियल ओडीआई फॉर्म सबमिट किया, क्या वही सफिशियंट होगा। व्हाट डू यू थिंक, इज इनिशियल फॉर्म सफिशियंट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू थिंक, हाँ या ना। बिल्कुल नहीं, राइट। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं, राइट। आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि आपको यूआईएन का इंतजार करना होता है। यूआईएन क्या होता है दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। यूआईएन का इंतजार करना होता है।
राइट, सो यू नीड टू वेट फॉर द यूआईएन। क्या आपको पता है यूआईएन क्या होता है? देखिए, यूआईएन का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आरबीआई देता है। कौन देता है यूआईएन? आरबीआई देता है। रिमेंबर, दिस यूआईएन इज गिवन बाय आरबीआई, राइट। किसको देता है? ओडीआई केस को आइडेंटिफाई करने के लिए देता है। तो ओडीआई केस को यदि आइडेंटिफाई करना है ना, तो आरबीआई क्या देता है? यूआईएन देता है। तो क्या एक्स वाई जेड इंडस्ट्री को एडिशनल पैसा लगाने से पहले यूआईएन का वेट करना चाहिए, हाँ या ना? बताइए, बताइए दोस्तों, क्या ये जो हमारा एक्स वाई जेड इंडस्ट्री है, इसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले यूआईएन का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल सही सोचते रहे दोस्तों, यूआईएन मिलने के बाद ही आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट के अलॉट है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने क्या जवाब दिया, एक बार देखें। तो बिल्कुल सही जवाब है, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको लगता है कि रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट करना जरूरी है कॉम्प्लायंस के लिए? डू यू थिंक दैट वेटिंग फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर कंप्लायंस, हाँ या ना? बिल्कुल सही, जरूर सही सोच रहे हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिए, इनिशियल फॉर्म ओडीआई सबमिट करने के बाद आरबीआई से यूआईएन मिलने तक एडिशनल इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, समझे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म ओडीआई सबमिट करना है। क्यों? क्योंकि आप जो है आप डब्ल्यूएस खोलना चाह रहे हैं। डब्ल्यूएस क्या होता है? हुल्ली ऑन सब्सिडी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? आप यानी कि एक्स वाई जेड इंडस्ट्री। अब दूसरी बात क्या है कि आप और पैसा लगाना चाहते हैं। तो और पैसा ठीक है, आप लगाइए, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा? यूआईएन नंबर का। कौन देता है यूआईएन नंबर? तो आरबीआई देता है। जब तक यूआईएन नंबर ना आ जाए, यूआईएन का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तब तक आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। समझ में है दोस्तों? तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये एक तो फॉर्म ओडीआई का पार्ट वन होता है और दूसरा यूआईएन होता है। चलिए, उम्मीद है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो ये भी क्वेश्चन हमारा ओडीआई से रिलेटेड है दोस्तों। ओडीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं प्रिपरेशन के दौरान, हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और सवाल यहां से आ जाता है। तो आइए दोस्तों, एक और सवाल को देखते हैं ओडीआई से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको फॉर्म ओडीआई के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट? तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर द सेवरल पार्ट ऑफ द फॉर्म ओडीआई, सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल है एबीसी लिमिटेड के बारे में, एबीसी इंटरप्राइज के बारे में। तो एबीसी इंटरप्राइज ने एक ज्वाइंट वेंचर ओवरसीज सेट किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक ज्वाइंट वेंचर ओवरसीज सेट किया था, लेकिन अब अपनी इन्वेस्टमेंट बंद करना चाहते हैं। दे वांट टू वाइंड अप इट पार्टिसिपेशन। इन्होंने अपना पहला एक ज्वाइंट वेंचर ओवरसीज सेटअप किया, लेकिन अपना पार्टिसिपेशन वो वाइंड अप करना चाह रहे हैं। क्यों वाइंड अप करना चाह रहे हैं? क्योंकि मार्केट स्ट्रेटजी शिफ्ट हो गया है, राइट। तो अब आरबीआई गाइडलाइन से कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट बिकॉज दे वांट टू वाइंड अप इट ऑपरेशन, राइट। तो सवाल क्या कर रहा है? आपको पता है दोस्तों कि ओडीआई, फॉर्म ओडीआई के बहुत सारे पार्ट होते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, राइट। तो सवाल यह कर रहा है कि एबीसी इंटरप्राइज को डिसइन्वेस्टमेंट या क्लोजर की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म ओडीआई के किस पार्ट का यूज करना चाहिए? समझे? मतलब एबीसी इंटरप्राइज को कौन सा पार्ट का यूज करना चाहिए फॉर्म ओडीआई के लिए, यदि वो डिसइन्वेस्टमेंट को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो? समझे? तो ऑप्शन है पार्ट वन, जिसमें कह रहा है कि सभी डिटेल को कैप्चर कर लेता है। पार्ट टू, जो कह रहा है कि एनुअल अपडेट के लिए होता है। पार्ट थ्री, जो कह रहा है कि क्लोजर, वाइंडिंग अप, मर्जर जैसे इवेंट के लिए होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पूरा ओडीआई दोबारा सबमिट करना होगा रिवाइज डिटेल के साथ। अब सोचिए, क्या क्लोजर और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पार्ट थ्री बनाया गया है, हाँ या ना? बताइए दोस्तों, क्या क्लोजर या डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पार्ट थ्री है कि नहीं? ऐसा है? ऐसा कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऐसा मतलब फिक्सिशियस नाम हो गया? व्हाट डू यू थिंक? इज देयर एनी पार्ट थ्री नेम? हैव यू हर्ड ऑफ इट, पार्ट थ्री नेम? ओके, यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पार्ट थ्री यूज होता है। देखिए, इतना सिंपल सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन आपको तीनों पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट? यू डोंट एक्सपेक्ट सच रैंक ऑफ सिंपल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, बट यू नो आज का पैटर्न क्या हो गया है एग्जामिनेशन का, कि इस प्रकार के सवाल आते हैं, आपके सामने चार स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए बी एंड सी, बी सी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑल ऑफ द एबव। और उसमें एक ऑप्शन रहेगा पार्ट वन का। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर वो 3 से 4 कंसेप्ट चेक करते हैं, राइट? तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। दोस्तों, इसका सही जवाब है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पार्ट थ्री यूज होता है। क्या आपको लगता है कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में
क्लोजर जैसे इवेंट रिपोर्ट करना सही होगा? डू यू थिंक दैट इन द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिपोर्टिंग इवेंट लाइक क्लोजर इज जस्टिफाइबल? क्या आपको लगता है कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्लोजर जैसे इवेंट रिपोर्ट करना सही होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब है नहीं। दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट अलग होता है, राइट, और रिवाइज फॉर्म दोबारा सबमिट करना जरूरी नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइट, पार्ट 3। पार्ट 3 स्पेसिफिकली बनाया ही गया है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, क्लोजर के लिए, राइट, वाइंडिंग अप के लिए, मर्जर के लिए, शेयर ट्रांसफर रिपोर्ट करने के लिए। यह इंश्योर करता है कि आरबीआई को करेक्ट और टाइमली इंफॉर्मेशन मिले जब आप अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को क्लोज करते हैं, राइट। दोस्तों, ये तीनों पार्ट याद रखिएगा। हो सकता है कि सवाल पार्ट 1 से पूछ दे। क्या आपको लगता है कि सही पार्ट में रिपोर्ट करना कंप्लायंस के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, जब भी एक्सपोर्टर अपने ओडीआई इन्वेस्टमेंट को क्लोज या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पार्ट 3 में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। समझ में आ गया दोस्तों? तीनों पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पार्ट 1 होता है किसके बारे में? एप्लीकेशन फॉर यूआईएन एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द इनिशियल ट्रांजेक्शन। पार्ट 2 किसके लिए होता है? एनुअल परफॉर्मेंस के लिए। पार्ट 3 किसके लिए होता है? डिसइन्वेस्टमेंट इवेंट के लिए, जिसके अंदर क्लोजर, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, मर्जर, एमलगेमेशन और सेल ट्रांसफर आता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसपे सवाल आता ही आता है हर एक साल, किसी न किसी शिफ्ट में तो आता ही है, राइट। दोस्तों, आप इसको 10 वाले स्टार मार्क लगा लीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो क्वेश्चन है ना, आपका जो 3 शिफ्ट का एग्जामिनेशन होता है बीएफएम का, किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, श्योर, राइट। तो एक बार जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है दोस्तों। तो सवाल यह है कि आपने पहले डीडीए के बारे में सुना है? डीडीए होता है हमारा डायमंड डॉलर अकाउंट, राइट। तो अगर आपने नहीं सुना है दोस्तों, तो आपको सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूं। तो डीडीए एक ऐसा अकाउंट है जिसमें डायमंड एक्सपोर्टर जो होते हैं ना, वो अपने फॉरेन करेंसी अर्निंग रख सकते हैं। मतलब जो भी डायमंड के एक्सपोर्टर हैं, वो उन्होंने जो विदेश से पैसा कमाया है उसको वो रख सकते हैं, ताकि इंपोर्ट पेमेंट आसानी से मैनेज कर सके और करेंसी रिस्क से बच सके। तो आइए दोस्तों, हमारे पास एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि स्पार्कलिंग जेम जो पिछले 3 साल से पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, पिछले 3 साल से पॉलिश डायमंड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 2.8 करोड़ है। अब स्पार्कलिंग जेम को 2 अलग ऑथराइज डीलर के साथ डीडीए अकाउंट खोलना चाहता है। लिखा है ना, क्या कर रहा है कि बेसिकली स्पार्कलिंग जेम जो है वो 2 अलग ऑथराइज डीलर के साथ डीडीए अकाउंट खोलना चाहता है। लिखा है ना यहाँ पे कि इट इज कंसिडरिंग ओपनिंग डीडीए अकाउंट विद 2 डिफरेंट एडी। मतलब वो चाहते हैं कि हम दो एडी के साथ हम डीडीए अकाउंट खोलें, डीडीए 1 डीडीए 2 ऐसा करके। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या कोई भी एक्सपोर्टर मल्टीपल डीडीए अकाउंट खोल सकता है? हाँ या ना, प्लीज टाइप करें। क्या लगता है दोस्तों, कोई भी एक्सपोर्टर मल्टीपल डीडीए अकाउंट ओपन कर सकता है? हाँ या ना, थोड़ा सोचिए, राइट। अच्छा, ये भी बताइए, क्या टर्नओवर का भी कोई रोल होता है? दोस्तों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राइट। तो अब इसके बारे में अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि बेस्ड ऑन आरबीआई गाइडलाइन फॉर डायमंड डॉलर अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्पार्कलिंग जेम प्लान? ऑप्शन ए कर रहा है कि स्पार्कलिंग जेम कैन ओपन मल्टीपल डीडीए अकाउंट विद डिफरेंट ऑथराइज्ड डीलर बिकॉज इट हैज सफिशिएंट एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस। बी कर रहा है कि स्पार्कलिंग जेम कैन ओपन अप टू 5 डीडीए अकाउंट since any exporter can opt for multiple account regardless of turnover. C कह रहा है कि sparkling gem is limited to opening only one DDA account because its turnover does not meet the large exporter threshold. And option D कह रहा है कि sparkling gem is not eligible for a DDA account because its turnover is below the 3 crore. Now tell me, which option do you think is correct one? A, B, C or D? Please let me know in the chat box. I request you to have an active participation in the live session, right? That is the main purpose of it. Right. Very good. I am getting some response. So you are saying option number D. Please, please go through the question once more. Let me show you the data. आप प्लीज क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, राइट। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन वंस मोर। क्या लगता है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टर्नओवर के बेसिस पे रूल होना जरूरी है ताकि सिस्टम मैनेज रहे? देखिए, यहाँ पे टर्नओवर का भी बात हो रहा है, समझ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे इनका एनुअल टर्नओवर कितना है? 2.8 करोड़ है, राइट। और 3 साल का इनका एक्सपीरियंस है।
और ये चाह रहे हैं कि 2 डीडीए अकाउंट ओपन करना, क्या ये अलाउड है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सी या डी? इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, स्पार्कली म्यूजियम का टर्नओवर कितना है? 2.8 करोड़ है। क्या मल्टीपल डीडीए अकाउंट खोल सकता है, हाँ या ना, बताइए? इसका सही जवाब है नहीं खोल सकता, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही डीडीए अकाउंट खोलना अलाउड है, क्योंकि टर्नओवर इनका कम है, टर्नओवर सफिशिएंट नहीं है। जरा बताएंगे कितना थ्रेशोल्ड है टर्नओवर का? कैन यू टेल मी व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज द पिकुलरिटी ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, टर्नओवर के बेसिस पे रूल होना जरूरी है, राइट? इससे क्या होता है कि फेयर सिस्टम पता चलता है। दोस्तों, डायमंड एक्सपोर्टर को अपने टर्नओवर चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से डीडीए अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो बताइए, तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सिंपल सा आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है कि आरबीआई गाइडलाइन केवल लार्ज एक्सपोर्टर को अलाउ करता है मल्टीपल डीडीए अकाउंट खोलना। अब लार्ज एक्सपोर्टर का डेफिनेशन क्या है? जिसका टर्नओवर कम से कम 3 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इनका टर्नओवर देखिए कितना है, इनका टर्नओवर है मात्र 2.8 करोड़, 3 से तो कम है ना, तो कैसे खोल लेंगे मल्टीपल डीडीए अकाउंट? दे कैन नॉट ओपन दैट, राइट? सो और यदि टर्नओवर जो है 3 से ज्यादा है तो 5 डीडीए अकाउंट खोल सकते हैं। समझ में आया? बताएं, समझ में आया दोस्तों ये चीज? इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपको फंसाया जाता है, राइट? और आप क्या करते हैं, गलती करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? सो रिमेंबर तो आपको जो की पैरामीटर है ना वो पता होना चाहिए। डीडीए अकाउंट के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला, पांच वो टर्नओवर मिनिमम 3 करोड़ का होना चाहिए, 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? पिछले 3 साल में जो इनका एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 3 करोड़ का होना चाहिए, राइट? और उनका इनका जो क्रेडिट है वो सही अच्छा होना चाहिए, राइट? और एटलीस्ट 2 ईयर, हाँ, कम से कम इनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जरूरी है, तब जाके वो 5 डीडीए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Now let's switch over to the next question. That is based on GDR, right? Now have a look at the next question. लार्ज एक्सपोर्टर का डेफिनेशन याद रखिएगा, राइट? जिसका मतलब होता है कि टर्नओवर जिनका 3 करोड़ से ऊपर है वही अलाउड है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन में। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा जीडीआर। जीडीआर क्या होता है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सबसे पहले ये बताइए, क्या आपको पता है जीडीआर क्या होता है? यस या नो, प्लीज टाइप करें। हैव यू हर्ड ऑफ द जीडीआर बिफोर? डू यू नो व्हाट इज जीडीआर? तो आपने जेआईबी में तो जरूर पढ़ा होगा, जेआईबी के सिलेबस में भी जीडीआर है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात मैं समझाता हूं कि जीडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज करने में मदद करता है। तो जैसे ये कोई कंपनी है, राइट? ये इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेज करना चाह रही है? फंड रेज करना चाह रही है। सपोज अ कंपनी वांट टू रेज मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, राइट? बिना अपने शेयर को डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्ट किए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। कंपनी क्या कर रही है? इंटरनेशनल मार्केट में फंड रेज कर रही है, लेकिन कैसे? कैसे रेज कर रही है? अपने शेयर को फॉरेन एक्सचेंज पे बिना लिस्ट किए पैसा रेज कर रही है। अब हम इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? बिना अपने शेयर को, राइट? हाँ, पांच पांच डीडीए अकाउंट अलाउड है, राइट? 5 डीडीए अकाउंट इज अलाउड बाय द लार्ज एक्सपोर्टर, रिमेंबर, राइट? मैक्सिमम 5 डीडीए अकाउंट। सो yes, investing in Indian company by foreign investor in foreign country, yes, very good, राइट? तो दोस्तों देखिए, जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज करने में मदद करती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ना टेक ग्लोबल कंपनी है। तो टेक ग्लोबल कंपनी एक मिड साइज टेक कंपनी है, कंट्री वाइज से, यहाँ लिखा है ना, एक मिड साइज टेक्नोलॉजी फर्म है कंट्री वाइज से, राइट? तो टेक ग्लोबल ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्ट करने का झंझट से बचकर जीडीआर इशू करेगा। देखिए, एक ऑप्शन यह होता है कि हम अपना शेयर को फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें, राइट? तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन यह होता है कि हम अपना जो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें कि जो जैसे टेक ग्लोबल है वो अपने इंटरनेशनल मार्केट से बेसिकली, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्ट करना एक तरीका होता है। इनका जो शेयर है ना उसको फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्ट करें, लेकिन वो इससे बचना चाहता है, तो ये क्या करता है? तो ये उसे बचने के लिए वो क्या करता है कि वो जीडीआर इशू करेगा। तो वही कर रहा है कि टेक ग्लोबल ऑप्ट टू रेज फंड बाय इशूइंग जीडीआर थ्रू एन इंटरनेशनल बैंक, राइट? एंड द जीडीआर विल बी ट्रेडेड इन द मेजर यूरोपियन फाइनेंशियल सेंटर एंड डिनोमिनेटेड इन आइदर डॉलर और यूरो। अब सवाल क्या कर रहा है, जरा देखिए।
सवाल ये कर रहा है कि क्या आपको लगता है कि जीडीआर का ऑप्शन डी कर रहा है कि सिर्फ एक मार्केट में ट्रेडिंग करना ताकि कॉम्प्लायंस सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब आपसे सवाल ये कर रहा है कि सबसे बेस्ट फायदा क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीडीआर, ये सवाल है। तो ऑप्शन को आपने देखा, ऑप्शन कर रहा है कि मल्टीपल फॉरेन एक्सचेंज पे बिना किसी इंटरमीडिएटरी का लिस्टिंग करना। बी कर रहा है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा लेना मेजर करेंसी में बिना डायरेक्ट फॉरेन लिस्टिंग के रेगुलेटरी प्रॉब्लम के। सी कर रहा है कि अपने शेयर को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना ताकि एक्सचेंज रेट रिस्क ना हो। और डी कर रहा है कि सिर्फ एक मार्केट में ट्रेडिंग करना ताकि कंप्लायंस सिंपल हो जाए। क्या आपको लगता है कि बिना रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के इंटरनेशनल फंड रेज करना जीडीआर का मेन बेनिफिट है? यस और नो, प्लीज टेल मी। एक एक करके एक एक ऑप्शन को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि बिना रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के इंटरनेशनल फंड रेज करना जीडीआर का मेन बेनिफिट है? व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जीडीआर का मेन बेनिफिट यही है। राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू आर एबल टू लिसन माय वॉइस, एवरीथिंग इज ओके। राइट, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक बार जरा ओके टाइप कर दीजिएगा इफ एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो एंड वीडियो आर ओके, जस्ट लेट मी नो। राइट, ओके फाइन। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जीडीआर से जो टेक ग्लोबल है ना, जीडीआर से टेक ग्लोबल अपने शेयर को एक इंटरनेशनल बैंक के थ्रू इशू करता है। इनका जो भी शेयर है ना, उसको इंटरनेशनल बैंक के थ्रू इशू करता है। राइट, ये जो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूं कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा टेक ग्लोबल है। राइट, ये क्या है, हमारा टेक ग्लोबल। इनका जो भी शेयर है, इनका जो भी शेयर है, उसको वो कैसे इशू कर रहा है? शेयर को इशू कर रहा है एक इंटरनेशनल बैंक के थ्रू। राइट, तो टेक ग्लोबल अपने शेयर को इंटरनेशनल बैंक के थ्रू इशू करता है। और ये जो इंटरनेशनल बैंक है ना, ये क्या होता है, कस्टडियन होता है। ये क्या होता है, इसका कस्टडियन होता है। और ये जो शेयर होते हैं, इस शेयर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर इशू हो रहे हैं, ये जो शेयर होते हैं दोस्तों, वो या तो डॉलर में इशू होंगे या यूरो में इशू होंगे। डॉलर और यूरो जैसे मेजर करेंसी में ट्रेड होते हैं। यानी शेयर का जो ट्रेडिंग होता है वो मेजर करेंसी में होता है। इससे फायदा क्या होता है कि कंपनी को डायरेक्ट फॉरेन लिस्टिंग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बचने का मौका मिलता है। अब टेक ग्लोबल के पास ये ऑप्शन था कि ये जो है डायरेक्ट अपने फॉरेन लिस्टिंग, अपने अपने शेयर को फॉरेन में लिस्ट करवा देता फॉरेन एक्सचेंज पे। राइट, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उससे बचने का एक फायदा मिलता है, मौका मिलता है। और पैसा जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर से आसानी से मिल जाता है। अब देखिए, क्योंकि इसने अपना शेयर इशू कर लिया, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होंगे वो इनका शेयर खरीदेंगे। समझे? तो इसमें इंटरनेशनल बैंक का क्या रोल होता है, वो कस्टडियन की तरह काम करते हैं। राइट, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि कंपनी को ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ऐसे ऑप्शन लेने चाहिए, हाँ या ना? डू यू थिंक दैट फॉर इंक्रीजिंग द प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस इन द ग्लोबल मार्केट, कंपनी शुड ऑप्ट फॉर सच काइंड ऑफ ऑप्शन? क्या आपको लगता है कि कंपनी को ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए जीडीआर जैसे ऑप्शन लेने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? तो दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जब भी कोई कंपनी अपने इंटरनेशनल फंड रेजिंग करना चाहे, तो जीडीआर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जीडीआर इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट, बिकॉज क्योंकि रेगुलेटरी बर्डन कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें क्या फायदा होता है कि जो हमारा फुल रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है ना डायरेक्ट फॉरेन लिस्टिंग का, इससे आप बच जाते हैं। ये जीडीआर का सबसे बड़ा फायदा है। बताइए, यदि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसे रिपीट करूं, सो आई विल रिपीट इट वंस मोर। राइट, बट यू शुड नो द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग द जीडीआर एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा सेशन का लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जीडीआर। राइट, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
जीडीआर से रिलेटेड एक और सवाल है कि जीडीआर के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो एक फॉरेन कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात से समझिए, फॉरेन कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है, समझे। और ये एक तरह का ओके। तो हम लोग जीडीआर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द जीडीआर विच इज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो एक फॉरेन कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो दिस सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट द फॉरेन शेयर कंपनी। बताइए अभी, आई थिंक इट इज ओके। आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल इशू बिकॉज ऑफ इज साउंड वाज नॉट देयर। आई होप इट इज ओके नाउ। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि एक इन्वेस्टर है जो सोच रहा है कि वो एक फॉरेन कंपनी के शेयर लेना चाहता है, लेकिन वो यूरो में ट्रांजेक्शन करना चाहता है। देखिए लिखा है ना, एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर कीन ऑन डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग शेयर ऑफ अ वेल स्टैब्लिश फॉरेन कंपनी। यानी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है जो सोच रहा है कि वो एक फॉरेन कंपनी के शेयर लेना चाहता है, लेकिन वो यूरो में ट्रांजेक्शन करना चाहता है ताकि करेंसी की दिक्कत ना हो। राइट, लिखा है ना, इन्वेस्टर प्रिफर टू ट्रांजैक्ट इन यूरो एंड इज वेरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड पोटेंशियल करेंसी रिस्क इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट फॉरेन मार्केट। यदि वो डायरेक्ट फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसे पता है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है और क्या क्या करेंसी रिस्क है। इससे बचने के लिए वो क्या करना चाह रहा है, यूरो में ट्रांजेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, और एक विदेशी कंपनी का शेयर को एक्वायर करना चाहता है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फ्यूचर, तो उसने देखा कि चलो जीडीआर एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, जिसके माध्यम से वो फॉरेन कंपनी में निवेश कर सकता है, राइट। तो आप जरा क्वेश्चन को देखते हैं, विच फीचर ऑफ द जीडीआर मोस्ट डायरेक्टली एड्रेस द इन्वेस्टर कंसर्न। तो इन्वेस्टर का दो कंसर्न है, एक तो करेंसी रिस्क से बचना चाहता है और दूसरा मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाह रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये कर रहा है कि कौन सा फीचर जीडीआर का सबसे ज्यादा यूजफुल है ऐसे इन्वेस्टर के लिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि जीडीआर में इन्वेस्टर को डायरेक्टली फॉरेन शेयर होल्ड करना पड़ता है। ऑप्शन बी कर रहा है कि जीडीआर फिक्स रिटर्न देता है, राइट, इसीलिए मार्केट वोलेटिलिटी नहीं होती है। ऑप्शन सी कर रहा है कि जीडीआर एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो फॉरेन शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर मार्केट में यूरो में ट्रेड होते हैं, इससे करेंसी और मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि जीडीआर सिर्फ एक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, जिससे रेगुलेटरी एक्सपोजर कम होता है। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन है जीडीआर से रिलेटेड। क्या आपको लगता है कि जीडीआर का फ्यूचर जो करेंसी ट्रांजेक्शन और मार्केट एक्सेस को सिंपल बनाता है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बताइए, ए बी सी या डी। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। तो दो हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एक तो करेंसी रिस्क से बचना और मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी से बचना। ये जो निवेशक है वही चाहता है कि हम इनसे दूर हटें, तो उसको जीडीआर एक मोस्ट प्रॉमिसिंग चॉइस लगता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप लोग ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही, यही जवाब है। देखिए, इन्वेस्टर अपने फैमिलियर करेंसी, इन्वेस्टर का फैमिलियर करेंसी क्या है जरा देखिए तो। इन्वेस्टर साफ साफ लिखा है ना, इन्वेस्टर कौन से करेंसी में ट्रांजेक्ट करना चाह रहा है, यूरो में। तो ये जो यूरो है, ये इन्वेस्टर का कैसा करेंसी है, फैमिलियर करेंसी है। दिस यूरो इज द फैमिलियर करेंसी ऑफ इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर अपने फैमिलियर करेंसी यानी यूरो में ट्रेड कर सकता है बिना फॉरेन एक्सचेंज के टेंशन के, और इसे उसको मल्टीपल ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलता है। इससे क्या होता है कि उसको बहुत सारे ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलता है, राइट। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प देते हैं। डू यू थिंक दैट सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प द इन्वेस्टर इन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट में मददगार साबित होते हैं, हाँ या ना, व्हाट डू यू थिंक। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप। ऐसे अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो जीडीआर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है
जो करेंसी और मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें यही की टेक अवे यही है कि जीडीआर का फायदा यही होता है कि जो आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो आसान बन जाता है। आप किसी फॉरेन कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, राइट, अपने फैमिलियर करेंसी में, लाइक यूरो, जिससे आपका क्या होता है कि जो करेंसी एक्सचेंज का कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाता है और आपको मल्टीपल कैपिटल मार्केट का एक्सेस मिलता है। इसीलिए पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। I hope it helped you clear your concept. So the PDF of this session will be available in our course, and the recording video will also be available in the course, right? So you can go through them, and in the next session I will conduct. Okay. अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेशन और सीसीपी का ना आपका वीडियो कोर्स अवेलेबल है, राइट? खासकर अभी फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेशन का मैंने वीडियो कोर्स डाला है। लाइव सेशन का भी प्रोविजन मैंने नहीं किया है, राइट? ओके, आई विल थिंक ऑफ इट। ओके फाइन, आई विल थिंक ऑफ इंक्लूडिंग द लाइव सेशन आल्सो, राइट? So that's all for today. Our next live session will be on Wednesday, probably in the evening, right? Thank you.